के हरियाली का मन मंगलमय ओरे, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए, व्यक्ति प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए, व्यक्ति प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, के हरियाली का मन मंगलमय होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल सर्व सुमंगल होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल सर्व सुमंगल होए, माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का ये रविवार का विशेष वेबिनार, आज का टॉपिक भी बहुत ही एक उपयोगी टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हिंगनघाट महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रशांत जी कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी कोठारी एक दंत विशेषज्ञ और समाज में जाने माने एक डॉक्टर जो आज हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ अमरावती से राजू डांगे सर भी जुड़ चुके हैं। राजू डांगे सर हमारे साथ कार्यक्रम नियमित ले रहे हैं और उनका एक बहुत ही शानदार योग वर्ग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से विभूषित डांगे सर हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप डॉक्टर साहब का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान सादर आमंत्रित करें। डांगे सर। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को इवेंट होती है, लेकिन आज विशेष को जो 9 बजे इवेंट होती है वो बेहतरीन होती है और यूजुअली मेडिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उस पे होता है। तो आज के हमारे अतिथि जो प्रशिक्षक है वो ही इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसमें भी जो खास तौर पे बहुत सारे विषयों में उनका ज्ञान तो है, लेकिन इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी रिगार्डिंग डेंटल, जिन्होंने एमडीएस किया है, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। उनका जो डिजर्टेशन ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, worked as a reader and PG guide at the Mantri Dental College, Durg, working on online training and use of data from the dental practice, BDS from Sharad Pawar Dental College, Savangi, MDS Government Dental College and Hospital, Nagpur, and running dental center at the Hinganghat. बहुत ही सुंदर आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ओरल हाइजीन एंड मेंटेनेंस एंड ओरल कैंसर। ये जो है ये कैंसर के बारे में और डेंटल रिलेटेड सर उसमें एक्सपर्ट है, एमडीएस किया है और हमें बैठे बैठे ये सारा ज्ञान सर के द्वारा मिल रहा है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के प्रशांत सर, डॉक्टर प्रशांत सर का हम स्वागत करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। वेलकम सर, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम
और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आई एम वर्किंग इन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट अमरावती एज अ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। तो आई नो वेरी वेल बिकॉज दिस field is we give the priority to all things in the life, but we neglect the medical thing or health. So health is very important. और ओरल हेल्थ में उसमें ऐसा इजी आसान बात लगती है कि ओरल हेल्थ में क्या है, 32 तो दांत है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या उससे रिलेटेड है, बहुत सारा। दिस इज अ वास्ट फील्ड और योर स्पेशलाइजेशन इज इन डेंटल रेडियोलॉजी। ये बहुत खुशी की बात है, उसमें मेडिसिन और रेडियोलॉजी का कॉम्बिनेशन और आप हमें बताने वाले हैं और हमारे लाइफ में। और ये चीजें जो है वेस्ट कभी नहीं जाती। बहुत सारी जो सर टिप्स बताएंगे वो डेफिनेटली कहाँ ना कहाँ हमारे लाइफ में, खुद के लाइफ में, और हमारे पीछे की जनरेशन है उनको भी हम कुछ बता सकते हैं। आगे की जो जनरेशन होंगे, हमारे जो वृद्ध होंगे, हमें उन्हें उन्हें भी कुछ बता सकते हैं। एक देखो, एक व्याख्यान 3 जनरेशन के लिए कम से कम काम आता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि डॉक्टर प्रशांत सर हमारे साथ में है और बहुत बातें वो शेयर करने वाले हैं। सर अगेन माई सेल्फ राजू डांगे, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। मैं आपका, मेरा वीडियो बंद रहेगा, मैं सुनूंगा, एक सामाजिक कार्यक्रम में बिल्कुल सुनूंगा मैं। तो आप यू में स्टार्ट टुडे सेशन सर। ओम डॉक्टर आराम। प्रशांत सर। ओम आराम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो सभी से निवेदन, कृपया एक बार अपने अपने वीडियो एक बार चालू कर लीजिए प्लीज, और सबके चेहरे स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर साहब का वेलकम कीजिए। वेलकम 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 डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा जय जिनेन्द्र सबको। जय हिंद। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। यहाँ पूरी आत्माएं चेहरे से और श्रवण से कनेक्टेड है। ये शरीर माध्यम है एक दूसरे से कनेक्ट होने का, और ये टेक्नोलॉजी ने आज पॉसिबल कर दिया है। मैं राजू जी का धन्यवाद करूंगा, मधु जी का धन्यवाद करूंगा, विशाल भैया नमस्ते, अलका जी थैंक यू वेरी मच। और ये एक डायलॉग रखेंगे हम लोग, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आप वर्चुअल हैंड रेस कीजिएगा और पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। तो ये बेसिक कनेक्टिविटी है दो आत्माओं की, यहाँ पे पूरे ग्रुप की, और ये शरीर माध्यम है। और ओरल कैविटी यानी मुंह आपका द्वार है, कनेक्शन है इस बॉडी का। इसको एनर्जी मिलती है, यानी जो आप खाना खाते हैं वो मुंह से खाते हैं। जो आप बोल रहे हैं, मेरी आवाज जो आप तक पहुंच पा रही है, वो मुंह से जो हवा निकल रही है, वॉइस, उसके थ्रू आप तक पहुंच पा रही है। यानी दो आत्माएं जब कनेक्ट होती है या फिर कम्युनिकेट करती हैं, तो वो ये साधन है मुंह। अब इसका मेंटेनेंस कैसे रखना है साइंटिफिकली, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो डेंटिस्ट्री यानी आप समझ रहे हैं कि 32 दांत होते हैं। इट्स ओके, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है बॉडी का, 32 दांत तो होते हैं, लेकिन मेनली 3 काम सॉल्व करता है: दांत, जीभ और पूरा मुंह। फॉर्म यानी जो आर्च फॉर्म है आपके चेहरे की बनावट, आपके शरीर को खाना, आर्च फॉर्म जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो ऊपर के दांत आर्च फॉर्म में है, नीचे के दांत भी आर्च फॉर्म में है। तो ये पहली चीज, इसकी बनावट आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, फंक्शन। मुंह से क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले खाना खाना, दूसरा बोलना, तीसरा दिखना, अपीयरेंस। ये सब फंक्शंस है। और एक तीसरी चीज होती है एस्थेटिक्स, यानी अब मैं जैसे आप लोगों से कनेक्टेड हूं, ये चेहरा आप देख पा रहे हैं, मैं स्माइल कर रहा हूं, तो आपके दांत दिखते हैं सीधा। आप बोलते हैं तो आपका एक अपीयरेंस, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो ये कनेक्टिविटी आपकी ओरल कैविटी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मेंटेनेंस रखना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। मधु जी बोल रही हैं बहुत जरूरी है। और इसके बारे में बच्चों को कब सिखाया गया? आइडियली आप लोग यहाँ इतने लोग प्रेजेंट हैं
और कितने लोगों को पता है कि एग्जैक्ट ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है? यहाँ पे आप हैंड रेस करके बोल भी सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके, या फिर हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो ब्रशिंग टेक्निक आप लोग को पता है क्या? प्रॉपर टीथ की ब्रशिंग टेक्निक। अच्छा, तो मैं समझ पा रहा हूं कि, और यहाँ बिंदास शेयर कीजिएगा जो भी मन। यस मधु जी, बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। हाँ जी। हाँ मधु जी, ब्रशिंग नमस्कार टेक। डॉक्टर साहब। जी नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। आपने जैसे पूछा कि ब्रशिंग का कैसे पता है, तो मैं हम्म, झूठ नहीं बोलूंगी। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जी और उसमें से समझा था। मैं वैसे जी। नहीं करती थी पर फिर करने लगी ओके। कि खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है, 2 मिनट तक करना है, और 45 डिग्री के एंगल पे रख के करना है। तो ये यस। सब मैंने सीखा। और ऐसे अधिकतर मैं अपने मुंह में ऑयल और अपने घर का बना हुआ पाउडर रखकर 15 मिनट कुल्ला करती। ओके। ब्रशिंग में केवल दोपहर को खाना खाने के बाद करती। जी, तो वही बहुत बेसिक चीजें मैं सिखाने के लिए आज यहाँ आया जी। कि इंसान दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए इंसान ने। क्यों? क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 घंटों में दांत के ऊपर काई जम जाती है, या फिर प्लाक बोलेंगे उसको। तो सवेरे उठते साथ एक बार, और रात को सोने के पहले एक बार। बहुत बेसिक चीज है। और आप जैसे टेक्निक बताई, ये एज में आपको टेक्निक सीखना पड़ा। ये हम बच्चों को सिखाते हैं एट द एज ऑफ 2 इयर्स। और यस। आप लोग, अब मैं आप सब लोग को एक मॉडल पे अभी एग्जैक्ट टेक्निक सिखा देता हूँ। तो ये हर किसी के काम में आएगी आज। और आप लोग सीख गए तो आपकी फैमिली सीख जाएगी पूरा। तो ये एक साइंटिफिक ब्रशिंग टेक्निक है। इसे मॉडिफाइड बास टेक्निक कहते हैं। इसमें सबसे पहले टूथब्रश लेना है आपको, बेसिक टूथब्रश लीजिए। उसमें टूथपेस्ट आधे ब्रश तक यूज कीजिए, उसको थोड़ा सा अंदर दबा देना है, ठीक है? और झाग बना लेना है मुंह में पानी के साथ में, ठीक है? तो ये ओरल कैविटी में जो टूथपेस्ट होता है वो साबुन का काम करता है, और टूथब्रश क्लीनिंग का काम करता है। तो इतना बेसिक है। झाग बन गया मुंह में। अब ये समझिए ऊपर के दांत है, ठीक है? तो ऊपर के दांतों में जो पीछे वाला दांत होते हैं उनमें 45 डिग्री पे, ऐसे 45 डिग्री पे मसूड़े और दांत के जंक्शन में ब्रश को रखना है, और हल्का सा मूवमेंट करना है 5 से 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो दांत की वहां की जो काई है वो पूरी हिल जाएगी, उसको फिर नीचे कर देना है। फिर सामने के दांत, फिर उसके सामने के दांत, फिर जो सामने एकदम सामने के अपने जो दिखते हैं दांत, इंसाइजर्स बोलते हैं उनको, ऐसे। फिर इस साइड के प्री मोलर्स, और फिर ये मोलर्स। तो ये एक सरफेस बाहर का क्लीन हो गया। अब जो ऑक्लूजल सरफेस होता है जिससे हम खाना खाते हैं, उसको ऐसे क्लीन करना है। वैसे ही अंदर से जो जीभ का साइड या पैलेटल सरफेस होता है, वहां अंदर से 45 डिग्री पे रख के ऐसे, ऐसे। जो सामने का सरफेस होता है उसको ऐसे गोल घुमा के, फिर यहाँ पे जो अंदर का सरफेस है उसको ऐसे। तो ये ऊपर के दांत 1 मिनट में क्लीन हो जाते हैं, सिर्फ 1 मिनट लगता है। वैसे ही सेम नीचे के दांत, नीचे के दांतों में ऐसे 45 डिग्री एंगल पे रखे आपने, अंदर से भी ऐसे ही 45 डिग्री एंगल पे रख के, सामने के दांतों को ऐसे, और अंदर से वापस ऐसे। तो नीचे के दांत भी 1 मिनट में क्लीन हो जाएंगे। ये बेसिक टेक्निक है। सवेरे 2 मिनट करना है, रात को 2 मिनट। दांतों के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है। जीभ, आप दिन भर खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो अपने आप क्लीन होती है, और बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दांत इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने कि सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है। और दांतों की क्लीनिंग, बच्चा जब 6 महीने का होता है, पहले दांत जब मुंह में आते हैं, तो माँ कैसे क्लीन करती है मधु जी दांत बच्चों के? थोड़े कपड़े में में कपड़ा लपेट कर और उसको धीरे धीरे रब करती है, और जीभ को भी वो साफ करती है
क्योंकि हाँ बचपन में जीभ में बहुत ज्यादा काई जमी हुई होती है यस दूध की वजह से, तो इसलिए यस। तो बच्चे का पहला दांत 6 महीने में नहलाते नहलाते उसकी माँ कपड़ा डुबाती है, मसलिन क्लॉथ या फिर अपना सूती कपड़ा पानी में, और उससे साफ कर देती है जीभ और दांत दोनों। तो जैसा ही पहला दांत मुंह में आया उसकी सफाई चालू हो जाना चाहिए। और जिसने ये चीज समझ लिया, उनके घर के बच्चों के दांत, उनके दांत कभी खराब ही नहीं होने वाले। हाँ कुछ चीजें हैं जो होगी, लेकिन हर 6 महीने में उनको एक आइडिया आती रहती है। और इसके बाद में आप अपने दांतों का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं खुद? जब दर्द होता है तो पता चलता है कि दर्द हो रहा है, अदरवाइज तो हम करते ही नहीं है कुछ भी। जी बेचारे वो घिसते रहते हैं, हम उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। यस। आप कांच में देखते हैं, रोज अपना चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, दांतों ब्रशिंग करते हैं बेसिन में, तो वहां आप एक बार हल्का सा एग्जामिन कीजिए ब्रशिंग के बाद में कि मेरे टीथ कैसे हैं, उसमें कहीं काला दाग तो नहीं जमा, कहीं कुछ टूट तो नहीं रहा है, कहीं खाना तो नहीं फंस रहा है। और ये जाके एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे, इतना बेसिक है। तो ये और ये आपको हेल्प करेगा। ये बेसिक टेक्निक हो गई, बहुत इजी। अब इसके मन में आपके डाउट्स आ रहे होंगे, ठीक, तो ये तो दांत के बारे में हो गया। अब जीभ, जीभ को ब्रेन में बहुत बड़ी जगह दी गई है, यानी उसका जो जीभ में आपका पूरा टेस्ट आता है, और जीभ में टेस्ट आता है, और वो टेस्ट के सेंसेशन पूरे ब्रेन को जाते हैं। तो जीभ की मेंटेनेंस कैसे रखते हैं आप? यस, आप कोई बोलना चाहेगा तो प्लीज हैंड रेस करके बोलिए। यस रीता जी बोलिए, अनम्यूट करके। टंग क्लीनर से, जब ब्रश करते हैं तो टंग क्लीनर आता है, तो टंग क्लीनर से करते हैं। यस। और एक आध बार ऐसे जरूरत पड़ती है, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जीभ को टंग क्लीनर से भी क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से हरी सब्जियां, फल और अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो बड़ों में, जैसे बच्चों में तो जरूरी है, लेकिन बड़ों में जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना वर्किंग रहता है जीभ का कि वो अपने आप क्लीन हो जाती है। आप पानी अच्छे से पी रहे हैं और खाना अच्छे से खा रहे हैं, तो नॉर्मल पर्सन में क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ कुछ लोगों के इसमें अगर काई ज्यादा जमती है तो वो करते हैं। तो जीभ ऐसा स्ट्रक्चर है जो मोल्डेबल है और मूव करता रहता है कंटिन्यूस, बोलते समय, सांस लेते समय, थूक गिटकते समय, खाना खाते समय, पानी पीते समय, तो वो अपने आप क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें आप ध्यान रखिए। और कभी कुछ डाउट है, और एक हम लोग को देखने में आया, मेरे देखने में आया है कि जीभ को आप देख के इंसान की मेंटालिटी समझ सकते हो। जी जी। हम लोग जब पेशेंट से बात करते हैं ना, तो हमारा एक ध्यान जीभ पे भी होता है। अगर उसके मन में दुविधा कुछ चल रही है, तो जीभ की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। जिसका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उसकी जीभ की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। किसी को आयरन की कमी होती है, तो उसकी जीभ चिकनी हो जाती है। टेस्ट उनका चटखा टेस्ट आने लगता है। जो गुटखा खर्रा खाता है, उनकी जीभ सफेद होने लगती है। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग को देख के समझ में आने लगती है। तो जीभ आपके मन का द्वार है, मुंह आपके मन का द्वार है, तो वहां से भी चीजें समझ में आ जाए। फिर अब जैसे नई परिवेश में बहुत से लोगों को सुपारी, पान, तम्बाकू और खर्रा, ये सब चीज खाने की हैबिट हो जाती है। आइडियली ये चीज इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। 3 देश है पूरी दुनिया में जो सुपारी और खर्रा खाते हैं, सिर्फ 3 देश। यस मधु जी, आपको पता है कि कौन से 3 देश जो सिर्फ? नहीं नहीं, इंडिया, इंडिया तो है। बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो यही इंडिया तो लोग, है, इतना पता था। जी, तो बाकी देश खाते ही नहीं है। तो तो उसके पुराना कारण, भारत कह सकते हैं। यस पुराना भारत, और बाकी देश ये चीज खाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो कुछ डिसीजेस इंडिया में कॉमन है। अब जैसे एक बच्चा है, उसकी कैपेसिटी है 5 किलोमीटर दौड़ने की, उसको आपने अगर 20 किलोमीटर दौड़ा दिए तो क्या होगा? तकलीफ होगी ना। तो वैसे ही जो ओरल कैविटी है वो सिर्फ 3 टाइम खाना खाने के लिए बनी है। एक बार नाश्ता,
फिर खाना और रात का खाना, जब अच्छे से चबा के खाना पड़ता है। और दिन भर जो खर्रा गुटखा खाते रहते हैं, उनकी मसल्स पे बहुत स्ट्रेन आता है, उनके तालू पे, उनकी चमड़ी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए वो चरखा खाना नहीं खा पाते, मुंह खुलना कम हो जाता है। तो ये सब कंडीशंस इंसान की बनाई हुई, तो वो ध्यान रखना है हमें कि घर में आपके कोई भी अगर गुटखा सुपारी पान तम्बाकू खा रहा है तो उनको एनरोल करना है कि क्या क्या तकलीफें हो सकती है, उसका इम्पैक्ट समझाना है। और मिट्टू, जी, और ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ओरल कैंसर बहुत रेयर है अपने, इन जनरल जो हेल्दी लोग हैं उनमें बहुत रेयर है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन गुटखा खर्रा खाने वाला, उनको 5 से 10 साल पहले मुंह में साइन देना चालू कर देता है। इसका मुंह खुलना कम होगा, मुंह में जलन ज्यादा होगी, और मिर्ची वाला खाना नहीं खा पाएगा। जो तम्बाकू खाते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे रखते हैं, वहां सफेद चट्टा आएगा, तो 10 साल पहले बता देता है। तो ये एक्सपर्ट के पास जाके एक बार दिखा देना चाहिए। और जैसे आपके पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आजकल टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे व्हाट्सएप का नंबर मेरा अवेलेबल है, ऐसे इंडिया में करीबन 5,000 स्पेशलिस्ट है जो मैक्सिलोफेशियल डायग्नोसिस करते हैं, यानी ओरल कैविटी की डायग्नोसिस, यानी चीजों का निदान लगा। तो उनको आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं वो एक टीम क्रिएट कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पे आपका फोटोग्राफ भेज दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको डरने की जरूरत है तो यस, डरने की जरूरत नहीं है तो बिंदास हो जाइए नो, अगर कोई डाउट है तो मे बी। तब बेसिक हम लोग एक छोटा सा ऐप बना रहे हैं ताकि आप लोग अपने घर बैठे कुछ डाउट रहा तो इमीडिएटली सॉल्व कर पाए। ठीक है। और आपके मन में अब जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत बेसिक चीजें बताया मैंने, इसमें बहुत डेप्थ में जाऊं तो हम दिनों दिन बात कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पीछे एक मशीन दिख रही है, आपको दिख रही है मशीन? जी। अब ये मशीन क्या है, कौन सी मशीन है आनंदल जी? आप ही बता सकते हैं सर। यस, ये है दांतों का इतनी एरिया का सीटी स्कैन है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना इजी हो गई है चीजें, यानी अपने दांतों का, जबड़े का पूरा 3D मॉडल कंप्यूटर में बन जाता है विद इन अ मिनट, 1 मिनट में। ये पूरे विदर्भ में इंडिविजुअल क्लिनिक में मेरे पास में, ऐसे नागपुर में भी 5-7 मशीनें हैं जो 20-20 40-40 डॉक्टर्स लोग ने मिल के साथ में ली। तो ये इसमें ये एक एक्सरे ऐसा लिया जाता है कि पूरा 3D मॉडल ही कंप्यूटर में बन जाता है। आप जैसे हम लोग कनेक्टेड है यहाँ पे, कोई नागपुर से है, कोई बंबई से है, कोई और कोई गांव से, पर टेक्नोलॉजी से हम लोग कनेक्ट हो गए। तो ये एक्सरे की फैसिलिटी बहुत अलग अलग गांव में अवेलेबल हो गई, और एक्सपर्ट्स कहीं से भी उस पर देख के रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बैंगलोर के कुछ हॉस्पिटल्स की रिपोर्टिंग यहाँ बैठ के करता हूँ, झारखंड के कुछ हॉस्पिटल्स की, वेस्ट बंगाल के कुछ हॉस्पिटल्स। तो टेक्नोलॉजी के कारण आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम, मन की दुविधा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई बेसिक चीज। और इसमें आगे क्या, आप लोग कौन सी एरियाज में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपके इंडिविजुअल आंसर्स देता हूं। क्योंकि देखिए, मैं इन जनरल बात करूंगा तो सबको मिलेगा, और इंडिविजुअल किसी का पिन पॉइंट क्वेश्चन रहा तो उसका सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरे ग्रुप को भी मिलेगा। तो आपके मन में जो भी दुविधा हो रही होगी, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। और ये इंटरेक्टिव रखेंगे अपन सेशन पूरा। यस मधु जी बोलिए। हाँ मधु जी। मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि 10 साल पहले पता चल जाता है कि आपको अंदर बीमारी आ रही, तो अभी मैं मिर्च, मतलब मिर्च का ना कोई भी वो नहीं खा सकता, ना काली ना लाल ना हरी, मुझे बहुत जलन होती है। उसका जी कारण? हाँ, अब देखिए। मैं सीओपीडी की पेशेंट हूँ, ओवरनाइट बाइपैप और ऑक्सीजन भी लेती हूँ, तो ओके। और लंबे समय से, तो मे जी बी सलाइवा शायद थोड़ा बाहर निकलता होगा, मुझे नहीं इतना ज्यादा मालूम, पर मैं अब मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खा सकती, टच भी नहीं कर हाँ सकती। जी। उसका अब देखिए, कारण? आपने आपका बहुत पिन पॉइंट क्वेश्चन आपने आपसे रिलेटेड पूछा, और यहाँ पे सबको उसकी क्लैरिटी मिलेगी। अब जी जैसे एक आपके कुछ लोगों का म्यूकोजा, यानी जो मुंह के अंदर की चमड़ी होती है ना, डेलिकेट होती है। हाँ, चमड़ी डेलिकेट है, पूरी बॉडी की डेलिकेट है।
हाँ इवन जरा सा होता है तो ब्लड आ जाता है, हाँ बहुत डेलिकेट पेपर स्किन है। हाँ। तो वैसे ही मुंह की चमड़ी है, इसलिए मिर्ची वाला जो पदार्थ है जो इरिटेटिंग है वो आपको नहीं चलता। बहुत सिंपल चीज है। और बचपन में तो खा लेते थे, मतलब आज से 10-12 साल पहले खा लेती थी। यस। अब गाड़ी है भगवान की दी हुई है ये, जी तो जी थोड़ी तो डेलिकेट होगी ना आगे समय के साथ में। जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वो 100%। उसका बस उतू सा ध्यान रखना है आप। और जैसे आपके इसमें ब्लड की कमी है कि थोड़ी सी हीमोग्लोबिन थोड़ा कम आता है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो फिर कोई तकलीफ नहीं 13, है। और आप सुपारी, 13.5। हाँ सुपारी या तंबाकू का कुछ सेवन करती हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कुछ भी तो नहीं। फिर आपको कोई डरने की बात नहीं है। ये डेलिकेट चीज है, आपकी चमड़ी डेलिकेट है। ऊपर वाला आपको साइन दे रहा है कि आप मिर्ची कम खाओ। ओके। बस उतना ध्यान थैंक रखना है आपको, और थैंक कोई डरने की बात नहीं है इसमें। थैंक यू संगीता जी थैंक हैदराबाद से। संगीता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर, मुझे ये जानना था, बार बार छाले होना और दांत में ऐसे बार बार काले दिखना, दांत काले डॉट्स आना, वो क्या कारण से है? हाँ, अब छाला क्यों होता है? छाला होने का बहुत बेसिक कारण है। तो छाला जैसे मुंह में जो चमड़ी है ना, ओरल म्यूकोजा बोलते हैं हम लोग उसको, वो बनती रहती है नीचे से, और ऊपर से खाने से पानी से घिसती रहती है। तो ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर उसकी बनने की स्पीड कम हो गई तो भी छाला हो जाएगा, और घिसने की स्पीड बढ़ गई तो भी छाला हो जाएगा। उसको अल्सर बोलते हैं। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी कभी स्ट्रेस रहता है इंसान, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर है तो उसका बनने की जो चमड़ी की बनने की स्पीड है थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए छाला हो जाता है ना। और कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ, किसी किसी को नींद नहीं हुई। तो ये सब चीजों का आप जैसे ही ध्यान रखेंगे, आपका हाइड्रेशन बढ़ाएंगे, आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और वो छाले पे मरहम, जो लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं आप, म्यूकोपेन या लिग्नोकेन करके, तो थोड़ा सा लगा लिए तो थोड़ी देर उसको आराम मिल जाता है, और वो अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है। तो छाले का मेन एक कारण ये है। दूसरा, कुछ मार लगी, ब्रश करते समय आपने जोर से कर लिए तो छाला हो सकता है। कुछ छाले होते हैं जो आपकी बॉडी में कुछ डिसीजेस है उसकी साइन दे रहे होते हैं, कि जैसे अब कोई कंटिन्यूस गुटखा खा रहा है तो उसके मुंह में जलन होती है, तो आपकी बॉडी साइन दे रही है कि भैया रुक जा। तो ऐसे कई हजार कारण होते हैं। सबसे मेन चीज है बनने की स्पीड और घिसने की स्पीड में जो वेरिएशन आ गया तो। और उसमें डरने की बात कुछ नहीं होती है। अगर आपको कुछ तम्बाकू रिलेटेड या टोबैको रिलेटेड हैबिट नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछे आपने, दांतों पे काले दाग क्यों जम जाते हैं? तो जो एक्सटर्नल स्टेन्स होते हैं, खाने का, चाय का, कुछ चीजें खा रहे हैं, उसके स्टेन्स दांतों पे जमते हैं, और दांतों पे खार जमता है। जो थूक में खार होता है ना, जैसे नल पे देखे होंगे हार्ड वाटर है आपके घर पे तो खार जम जाता है, तो वैसे ही दांतों पे खार जमता है। अगर थूक में खार का कंटेंट ज्यादा है तो उसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। और वो ब्रश से साफ एक लेवल तक होता है, उसके बाद नहीं होता। तो फिर एक डेंटिस्ट के पास जाके आपको उसको प्रोफेशनल स्केलिंग क्लीनिंग करवा लिया आपने, वो खार निकल गया, फिर आप मेंटेनेंस अपना घर पे अच्छे से रखिए तो वो सॉल्व हो जाएगा। कुछ दाग उम्र के साथ में, जो हड्डी होती है, दांत ऐसे हड्डी में रहता है, शॉकअप जैसा, तो कुछ समय के बाद अपने हड्डी नीचे जाती जाती है, तो दांतों में गैप निर्माण होना, ये सब चीजें आती है। बस आप उसकी क्लीनिंग रखेंगे। संगीता जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? और कुछ डाउट है तो पूछिए। अभी तो फिलहाल पवन जी जैन ने एंड्राइज किया हुआ है। पवन जी आप अपना यस पवन जी, आप प्रश्न पूछिए। सर, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे दांत में कई जगह पे 3-4 दांतों में छोटे छोटे टुकड़े एकदम बारीक से टूट गए हैं, तो उसका जी। क्या कारण हो सकता है? यस, दांत ब्रिटल होता है, जैसे कांच होता है ना, तो उसका ऊपर का इनेमल सरफेस जो होता है ना, सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है बॉडी का, और वो ब्रिटल जी। होता है। ब्रिटल, ब्रिटल बोले तो कांच के कोने पे आप उसके ऊपर कितना भी वजन रख दीजिए, नीचे से सपोर्ट है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोने पे आपने ऐसे ठक से मारे तो कोना उसका चिप ऑफ हो जाता है। वैसे ही दांतों पे एकदम कोई प्रेशर आया, कुछ कड़क चीज जैसे वायर वगैरह खींच लिया आपने, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट दबा दिए, तो उसका कॉर्नर चिप ऑफ हो जाता है। या कभी कभी एक्सीडेंट में एकदम जोर से ऐसे दांत बीच लिए तो उसका कॉर्नर चिप ऑफ हो जाता है। या फिर उसके नीचे कैविटी हो गई और ऊपर का सरफेस ढीला पड़ गया है, तो प्रेशर पड़ने के कारण वो टूट जाता है।
तो दांत थोड़े ब्रिटल होते हैं, उसका मेंटेनेंस अगर आप अच्छे से रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और कुछ लोगों का हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है, ये अनुवांशिक बने हैं ना, आपके मम्मी पापा से जो आई है चीजें जीन्स में, उसके कारण किसी किसी का अनुवांशिक दांत भी ब्रिटल रह सकते हैं। उसमें घबराने की कोई बात नहीं, आजकल इतने मटेरियल्स अच्छे आ गए हैं कि उसको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक पवन जी, और कुछ डाउट अच्छा, आपको? एक चीज सर, जैसे कुछ दिनों से सेंसेशन आ रहा है टीथ में। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, वायर होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, कवर। अब दांत के ऊपर भी इनेमल की कवरिंग होती है और सीमेंटम की कवरिंग होती है, अंदर डेंटिन होता है जिसमें नसें रहती है पूरी। तो ऊपर का सरफेस अगर घिस गया, तो जैसे वायर में आप हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा ना, तो वैसे ही दांत के ऊपर का सरफेस अगर घिस गया तो ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा आपको सेंसिटिविटी क्रिएट करेगा। और 5% लोगों में वो कवरिंग रहती कम है, तो 5% को तो कुछ भी नहीं, एकदम हेल्दी रहे तो भी सेंसेशन होता है। तो उसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, ना एकदम ठंडा, ना एकदम गर्म, ना एकदम खट्टा, ना एकदम मीठा, मध्यस्थता वहां वापरना है, आराम हो जाएगा आपको। ठीक है पवन जी? थैंक यू सर, जी। थैंक यू। हाँ, सर अभी। मैं पूछूं? हाँ, पूछिए। तो जीप पे कभी कभी वाइटनेस ज्यादा रहता है सर, कभी कभी क्लियर रहता है, कभी कभी जी वाइटनेस ज्यादा रहता है। जी। तो जैसे जीप पे है ना, जीभ ऐसे एक प्लेन सरफेस नहीं है, हम्म, उसमें पैपिले है। पैपिले है ना, जैसे उभार रहता है और हजारों लाखों में रहता है वो। तो उसमें 3 टाइप के पैपिले रहते हैं, फोलिएट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले और सर्कमवैलेट पैपिले। अभी मैं साइंटिफिक नाम बता रहा हूं। तो उसमें बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कुछ पॉइंटेड रहते हैं, कुछ गोल रहते हैं, और कुछ ऐसे कमल जैसा होता है ना, वैसे रहते हैं पीछे। तो इसके अंदर सेंसर्स लगा के रखा है ऊपर भगवान ने, और इस पे कुछ काई जम जाती है, खाने का पदार्थ कुछ चिपचिपा खा लिया आपने, चीज जैसा, तो वो जम जाता है। दही खा लिए तो वो जम जाता है, थोड़ी देर उसको आप पानी से धो लीजिए, साफ हो जाएगा। और कभी कभी जैसे रात को आप स्ट्रेस में सोए, आपका थूक कम आ रहा था और एकदम शांति से मुंह बंद रहा, तो भी जम जाएगा। उसको आप पानी पी लीजिए, क्लीन हो जाएगा, घबराने की बात नहीं रहती। और ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अपने जीभ के साइड के सरफेस पे आपको मीठे का सेंसेशन आता है, टिप पे आपको खारा का सेंसेशन आता है। और जो सर्कमवैलेट पैपिले होते हैं पीछे साइड में जीभ में, गोल गोल कमल गट्टे जैसे रहते हैं, उसमें आपको 3 या 4 अलग अलग सेंसेशन मिल के जो टेस्ट आता है, और उसका सिग्नल सीधा ब्रेन को जाता है। तो ये सरफेसेस आपको कभी कभी अनजान, आप नया नया देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन इट्स नॉर्मल, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है? हाँ, मीना जी। यस, मीना जी, क्वेश्चन पूछिए आपका। मीना जी के बाद कोमल जैन। हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट में जैसे हमने ब्रश कर लिया अच्छे से, डेंटल फ्लॉस भी कर लिया, माउथ वॉश कर लिया, सब कुछ करके सो गए, फिर मॉर्निंग में हमने कुछ खाया तो है ही नहीं, तो हम जी। ब्रश ब्रेकफास्ट के बाद कर लें या कुछ खाया नहीं तभी भी ब्रेकफास्ट से पहले करें? हाँ, कुछ खाया तो है ही नहीं तो कुछ करने से फायदा ही नहीं है, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद करें, हम तो ये अब सोचते हैं। जी, मुंह में सिर्फ खाना ही जाता है क्या? आप एक इंडिविजुअल जीव हैं कि आपके मुंह में कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं? 300 टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं आपके मुंह में, गट में और पूरी बॉडी में, यानी इंडिविजुअल एक, सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो पूरा ये शहर लेके चल रहे हैं आप। तो हम्म। पूरे वो मुंह के अंदर 300 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया रहते ही हैं, और वो जरूरी है आपके लिए। वो कुछ विटामिन बनाते हैं, आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। वो सब कॉमन हाँ जी। सेल्स बोलते हैं हम लोग, वो आपकी मदद करने वाले कॉमन सेल्स है, जो हाँ एक जी। इंद्रिय जीव बोलते हैं ना अपन। ये सब हाँ जी। भगवान ने आपको दिए आपके साथ में रहने के लिए, उनकी कॉलोनी है, आप उनका घर हो। तो इसीलिए उनको बस सरफेस पे उनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये रहते हैं, वो आप ब्रश से क्लीन करके कर देते हैं, उनका मारते नहीं, आप क्लीन कर लेते हैं। तो इसलिए ठीक। उठते साथ 12 घंटे में काई जो जमती ही है। आप बोलते हैं ना, जैसे आपने गंज में पानी रख दिया, सादा पानी पड़ा है, तो दूसरे दिन उसके हम्म। अंदर काई जमती है क्या? हम्म। आपने तो कुछ नहीं किया, सादा क्लीन पानी था।
तो वैसे ही मुंह में 300 प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया है, जैसे एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइकोमिटेंस, फिर कोरोनाबैक्टर, अलग अलग टाइप के 300 स्पीसीज है, और वो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। तो इसीलिए उनको बस दांतों के सरफेस से आप क्लीन कर लो, और इसलिए सो उठते साथ पहले आप क्लीन करो। आगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मीना जी? हाँ जी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे दांत निकलवा दे, हमने कोई दांत परेशान कर रहा है वो निकलवा दिया, तो उसके लिए डेंटल इम्प्लांट की जरूरी है या ना, मतलब ना करवाएं, या इम्प्लांट कराना जरूरी है, या रूट कनाल कराने का जरूर, ब्रेसेज वगैरह लगवा लें, ब्रिज लगवा लें, कुछ मतलब कुछ जरूरी है या ऐसे ही छोड़ दें? देखिए, ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी करता है। अगर आपकी कैपेसिटी है, जैसे अब मेरी एक कार लेने की कैपेसिटी है, तो मैं वो कार चलाऊंगा। मेरी हाँ जी। कैपेसिटी नहीं है तो एक मोटरसाइकिल चलाऊंगा। मेरी कैपेसिटी वो भी नहीं है तो पैदल चलूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो भगवान ने दी हुई गाड़ी है उसका आप मेंटेनेंस कैसे रखते हो। तो इम्प्लांट अच्छा। लगाना एक मर्सिडीज खरीदना है, सादे ब्रेसेस लगाना आपकी मारुति कार चलाना है, और 11 नंबर की गाड़ी है, पैदल चलना है, कुछ भी मत कराओ, वो अच्छा। आपकी चॉइस है। जी। कोमल जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, कि ये दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि जैसे हम जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार हमें तुरंत खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए, करना चाहिए, या कितनी देर बाद करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रूट कैनाल करवाते हैं दांत में, तो उसके बाद हमें कैप लगाना जरूरी होता है क्या, या ऐसे ही चल सकता है? अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने कोमल जी। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन आपका पहला? कि हमें खाना कितनी खाने बार, ब्रश खाना खाने के ब्रश कितनी देर बाद? ब्रश 2 ही बार करना जरूरी है, सवेरे उठते साथ और रात को सोने के पहले। हाँ, अगर आप चॉकलेट खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं जो आपके दांत पे चिपक गया है, और दांत पे मीठा चिपकता है, बैक्टीरिया के साथ मिलके उस पे एसिड बनता है और वो दांत को खराब करता है। तो कुछ मीठा अगर आपने खाया, शुगर, कुछ भी मीठा पदार्थ, चॉकलेट, शुगर, या इस टाइप का जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो आप सादा ब्रश और पानी से हल्का सा घुमा लीजिए, चलेगा। तो हर बार आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है, सवेरे उठते साथ और रात को सोने के पहले। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका कोमल जी, क्योंकि 12 घंटे में काई जमती है। और डाइट पैटर्न में शुगर कम से कम रखिए आप, और खाते भी हैं, अगर मिठाई खाने की इच्छा हो रही तो खाने के बीच में खा लो, ऐसे चलते फिरते मीठा खा लिया चिपचिपा, वैसा मत करो, वो ध्यान रखो, है ना? तो ये 2 टाइम किए तो मोर देन सफिशिएंट है हेल्थी इंडिविजुअल। दूसरी बात, आपने रूट कैनाल बोले। अब दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये टेक्नोलॉजी के साथ में इंप्रूव हुआ है। जैसे ये मशीन से हम लोग आजकल अंदर तक देख सकते हैं पूरा, तो दांत को अंदर देख लेते हैं कितनी नसें हैं, अगर खराब है तो उसको अंदर से पूरा साफ कर देते हैं वो नसों को, और उसके जगह प्लास्टिक की नसें डाल के उसको सील कर देते हैं। अब ये हो गया दांत अंदर से डिहाइड्रेट। कोमल जी, दांत आपका वो उखाड़ के फेंकने लायक हो गया था, लेकिन उसको बचा लिया गया है। बाहर से उसको सर है पूरी नसों का सप्लाई, अंदर से जो सप्लाई था जो तकलीफ दे रहा था वो साफ कर लिया गया है, और वो डिहाइड्रेट हो गया है। जैसे एक सूखी लकड़ी होती है, उसको आपने ऐसे टेढ़ा किए तो टूट जाएगी ना, और वही गीली लकड़ी को थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो एकदम से नहीं टूटेगी ना। तो वैसे ही दांत डिहाइड्रेट हो जाता है जब आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए उसको कैप लगाना, उसको रीइंफोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके दांत की लाइफ आपने और 20-25 साल बढ़ा ली, जो आपके फेंकने लायक हो गया था। तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया आपको? जी। जी, देवांशी का कोठारी। थैंक यू सो मच। यस, पूछिए देवांशिका जी, बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह बॉडी चेकअप जरूरी होता है, जैसे बोलते हैं एक एज होने के बाद बॉडी चेकअप कराना चाहिए, तो क्या डेंटल चेकअप भी कराते रहना चाहिए रूटीन हमको, और कब और कितनी बार कराना चाहिए, उसका ड्यूरेशन? यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी, प्रॉब्लम है तो हम जाते ही हैं, बट नहीं है तो भी हमें जाना चाहिए क्या? डेंटल चेकअप क्यों जरूरी है? हाँ, तो इसमें डेंटल चेकअप जो होता है ना, हर 6 महीने में एक बार करा ही लेना चाहिए। बहुत इजी है, हर 6 महीने में आपका एक डेंटिस्ट फिक्स होना चाहिए, आप उसके पास जाके करा लो। अब बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो साल भर में एक बार करा ही लेना चाहिए। और
आजकल जैसे अब कुछ चीजें होती हैं जो एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी होता है। डेंटल में भी जैसे मैं मैक्सिलोफेशियल डायग्नोसिस में काम करता हूँ, तो ये एक्सरे लेना अपने यहाँ तो ये इजी नहीं हुआ है, अब हो रहा है। अमेरिका में तो सीधा सिस्टम है कि हर 6 महीने में एक एक्सरे ऐसे लिया जाता है, पूरे दांत की अंदर से हेल्थ, बाहर से हेल्थ, ओरल कैविटी की हेल्थ, एक चेकअप। उनको वो बीमे में रहता है, तो वो करवाते ही हैं। और जब भी डाउट हो, अब जैसे टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, एक कुछ ऐप सिस्टम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कुछ भी डाउट है ना, तो ऑनलाइन पूछ लीजिए आप। वो एक बेसिक है, लेकिन फिजिकल आपके डेंटिस्ट को 6 महीने में एक बार आपने दिखाना चाहिए, ठीक है। और जो भी मन में प्रॉब्लम है वो मन में मत रखो, शब्दों से बयां कर दो, तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है देवांशिका जी। जैसे कि बहुत लोगों को कैंसर का डर होता है, बहुत सारी बीमारियों का डर होता है, तो हमें चेकअप कराते रहना चाहिए अवेयरनेस के लिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब जैसे सिर्फ दांतों का चेकअप नहीं करता है जो स्पेशलिस्ट होता है, आपके मुंह के जो चमड़ी होती है, मोरल म्यूकोजा बोलते हैं उसको, आपकी जीभ को, आपके ओरल हेल्थ को, वो पूरा चेक करता है। और उसमें उसको अगर कुछ भी डाउट रहा तो आपको कुछ बेसिक टेस्ट बोलेगा और वो करवा लेगा। तो इसलिए एक्सपर्ट के पास, ओरल डायग्नोस्टिशियन के पास में साल या 2 साल में एक बार जाके दिखाना चाहिए। जैसे ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी एंड डायग्नोसिस में जो स्पेशलिस्ट होता है, 1 साल में बस एक बार या 2 साल में एक बार जाके आप दिखा लीजिए, तो आपके बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो साइनस और अल्सर के भी प्रॉब्लम सीटी स्कैन में हमको समझ आ जाते हैं। हाँ, ये साइनस यस यस। जैसे क्या होता है, जो शरीर बना है ना, ये पूरा चेहरा की जो हड्डी है वो पूरी यानी साबुत नहीं है, अंदर उसमें स्पेस होती है, खाली जगह होती है, ताकि आपकी आवाज का रेजोनेंस आए, आप जो सांस ले रहे हैं वो हल्की सी गर्म होके जाए और बाहर आते समय उसकी नमी वापस शरीर ले ले। तो ये जो सीटी स्कैन होता है, इसमें दांत के अंदर की, जबड़े की, और ये जो साइनस होते हैं नाक की जगह, उसके बाजू में साइनस होते हैं, वो भी एकदम क्लियरली दिख जाते हैं, क्योंकि ऊपर के दांत वहां से पास में होते हैं। तो हर चीज समझ में आ जाती है, आपके नाक के अंदर से जो ड्रेनेज है वो बराबर हो रहा है कि नहीं, वो समझ में आ जाता है। जैसे स्लीप एपनिया का मधु जी आप तकलीफ बताएं, तो आपके गले में बराबर जगह है कि नहीं है, वो भी दिख जाता है मशीन में बराबर। फंक्शनिंग में अगर वो रेडनेस है, रेड है बोले तो जगह कम है, तो आप जैसे रोज डाइपेप यूज करती हैं, तो वो सब चीजें भी ये मशीन्स में आजकल फटाफट दिखती है। तो आपको, हाँ मधु जी क्या बोल रहे हैं आप? मशीन का नाम क्या है? ये कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ये साल और 2 साल में एक बार, हाँ। तो इससे चेकअप हो जाता है एक बार का, सीटी स्कैन जैसा है ये दांतों का। आप इसका नाम लिख कर दे दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप पे बिल्कुल ये बिल्कुल, अपने नंबर पे। ग्रुप में डाल दूंगा। जी, और थैंक मैं यू। मेरा नंबर भी डाल दूंगा, इन केस कभी आप लोग को कभी भी कुछ भी डाउट्स रहे, हाँ, तो मेरे से आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, जो अभी हम बात करते हैं व्यसन मुक्ति, जी तो व्यसन मुक्ति हमारे दांतों के सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है? जी। अब व्यसन यानी क्या? व्यसन यानी गुटखा, पान, तंबाकू, जर्दा, शराब, जो भी कह सकते हो आप। यस, मैं इसको आध्यात्म से कनेक्ट करूं थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, 5 सेंसेस में ही खेल रहा है इंसान। टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग, सीइंग, टच, ये सेंसेस में ही फंसा हुआ है। और कोई एक सेंस में, जैसे अब वो गुटखा खा रहा है, जो टेस्ट में है वो फंस जाता है, उसका जो व्यसन हैबिट लग जाती है उसको उस टेस्ट जिसको हम रसायन इंद्रिय बोलते हैं, जीभ। की। यस, तो वो इंद्रिय की उसको इतनी हैबिट हो जाती है, तो वो नशे की स्टेज में रहता है। अब ये चीज जब आपको क्लिक होती है ना कि मैं तो नशे में जी रहा हूं, आप और मैं, हम सब भी 90% ऑफ द लाइफ नशे में जी रहे हैं क्या? सिर्फ टेस्ट का या व्यसन ये नशा नहीं है, अपने खुद के थॉट्स में रहने का नशा है। आप यहाँ है मीटिंग में, लेकिन थॉट्स कहीं और है, ये देखो। तो इस जगह प्रेजेंट ही नहीं है, सजग ही नहीं है हम। तो वो व्यसन का, जिसको सजगता आ जाएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले दिए हुई गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डालना है खाने का, मैं उसमें शक्कर डाल रहा हूँ या फिर जहर डाल रहा हूँ, उसको क्लिक होना चाहिए, वो 1 मिनट में व्यसन छोड़ेगा।
तो दूसरी स्टेज आती है, अभी जैसे नशे की स्टेज है, उससे निकलने की सजगता की स्टेज। अब सजगता की स्टेज में आपको क्लिक होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं थोड़ा सोच समझ के ध्यान से करूं। अब ये जैसे ही आपको क्लिक होना, आप व्यसन अपने आप छूट जाएगा। और इसके ऊपर बड़ा व्यसन एक लगाना चाहिए इंसान में। क्या? सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। ओम तो ये जब हायर लेवल के, जब आप थॉट प्रोसेस में, आप जैसे फिटनेस क्लब है, ध्यान के प्रकार है, ये सब चीजों पे जब आप कंसंट्रेट करने लगते हैं ना, आपने कभी कभी अपने आप बॉडी को ऑब्जर्व किया है कि ध्यान, यानी आपकी आत्मा आपको साक्षी भाव से देख पाई है कि आपके मन को, आपके शरीर को। ये हर इंडिविजुअल का अपना टेस्ट रहता है, पढ़े लिखों की है नहीं, ये देखा देखी बात पढ़े लिखों की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। तो कुछ इंडिविजुअल चीज होती है हर इंडिविजुअल के पास में, वो उसको मिलने की आप कोशिश है। यहाँ सब लोग जो बैठे हैं वो वही चीज ढूंढ रहे हैं कि यार मेरे कल्याण का मेरे को मार्ग मिल जाए, और कौन से रास्ते से मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। वो कोई भी टॉक हो सकता है। यहाँ डेंटल हाइजीन की बात करते करते आपको साक्षी भाव अगर समझ में आ जाए, वो थर्ड स्टेज है। सबसे पहले व्यसन की स्टेज यानी नशे की स्टेज, सेकंड स्टेज है सजगता की, बिल्कुल। तीसरी स्टेज उसके ऊपर है साक्षी भाव की, जब खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं आप ध्यान में। और चौथी स्टेज है जो भगवान महावीर की थी, गौतम बुद्ध की थी। कौन सी स्टेज थी? क्या अनुकंपा थी उनकी हर किसी के प्रति, वो थी तथाता स्टेज। यानी बहुत बढ़िया। मधु, मधु भी मधु नहीं है, मधु भी मैं हूं, मैं भी मैं नहीं हूं, मैं ये पूरा ग्रुप हूं। यानी आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है। ये अनुकंपा थी भगवान महावीर स्वामी की, इसलिए वो अरिहंत हुए ना। गौतम बुद्ध इसलिए बुद्ध हुए ना, क्योंकि उनको हर किसी की फिक्र थी। हम सिद्ध ही बन जाए तो बहुत है, अरिहंत तो दूर की बात है। तो वो चौथी स्टेज है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ नशे में मत रहो, कि चिल्लर बहुत नशा बढ़िया, सिर्फ। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर के साथ साथ मुझे लग रहा है आप शायर और कवि भी हो, कविता भी करते हो और शायरी भी करते हो। तो ये बहुत ही आनंद आ रहा है आपसे बात करने के बाद। और हमारे साथ डॉक्टर सुमिता जोंगड़ नागपुर से भी जुड़ चुकी है। सुमिता जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सुमिता, डॉक्टर सुमिता जोंगड़। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, जय डॉक्टर जिनेन्द्र। कोठारी सर। और प्रश्न पूछिए, एक का प्रश्न है ना पूरे ग्रुप का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये ही कनेक्ट है, आत्माओं से कनेक्ट। और यहाँ पे देखो ना, आप जूम से डॉक्टर हैं हम साहब, लोग। यस प्लीज हसन पूछिए। सर, जी। हाँ, आप सबको इसके बारे में भी बताइए कि जो मुंह से स्मेल आती है, हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि खुद को पता नहीं रहता है कि उसके मुंह से स्मेल आती है, पर अगल बगल वालों को पता होता है। ऐसे कई जी। पेशेंट आते हैं, जी। तो उसके भी बारे में थोड़ा बता दीजिए। अब जैसे है ना, अगर क्लीन नहीं रहे दांत तो मुंह से एक स्मेल आती है, क्योंकि खाना वहां जमा होता है, हल्का सा प्यूट्रीफाई होता है यानी सड़ता है, और उसकी स्मेल आती है। ये तो एक स्मेल हुई, वो ब्रशिंग करेंगे आप, सफाई रखेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, मुंह की स्मेल बहुत सारी चीजें बताती है। जैसे किसी के मुंह से हल्की सी मीठी स्मेल आती है, वो डॉक्टर समझ पाते हैं। क्यों? कीटोनिक स्मेल बोलते हैं उसको। वो जिसको शुगर होती है, जिसके ब्लड में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है ना, और कीटोन बॉडीज बनते हैं ना, तो उसकी एक स्मेल होती है। कोई एकदम मन से अशांत है और सफाई नहीं कर पा रहा, उसका मुंह सूख रहा है, तो उसके मुंह से एक अलग स्मेल आती है। तो ओरल कैविटी द्वार है आपके शरीर का, वो आपकी जो स्मेल्स रहती है उससे सब चीज समझ में आती है। हाँ, और बहुत बेसिक चीज है कि आपने ब्रशिंग अच्छे से रखो। इन जनरल 95% प्रॉब्लम्स, ब्रशिंग अच्छे से रखो, सादे पानी से कुल्ला कर लो, और जरूरत पड़े तो माउथ वॉश वापरो, आपके मुंह की स्मेल सॉल्व हो जाएगी। हाँ, दूसरा, जैसे साइनस की तकलीफ है, किसी को सर्दी खांसी हुई हुई है, तो भी स्मेल आएगी उसके मुंह से। किसी के दांत में कैविटी है जहाँ खाना जाके फंसता है,
तो भी आएगी, किसी को टॉन्सिलाइटिस हुए हुए हैं तो भी आएगी। तो स्मेल भी एक जो है ना, ये ऊपर का दिया हुआ ऑर्गन है भगवान का, वो कुछ बता रहा है कि अगर स्मेल आ रही है तो एक्सपर्ट पे जाके वो एक्सपर्ट उसको सॉल्व कर देगा। और ये इंद्रिय है आपकी, घ्राण इंद्रिय, ये आपको बताती है कि कैसी स्पेस में रहना है। जैसे देखो, एक जैन के घर में एक अलग स्मेल आती है, मंदिर में जाते हो आप अलग स्मेल आती है। तो कहाँ कौन सी स्पेस में इस भगवान रूपी शरीर को लेके जाना है वो भी क्लिक होता है। और आपके मुंह से स्मेल आपके आसपास वाले आ रही है, तो ये स्पेस हरदम रखना कि आपके घर वाले आपके दिल खोल के बात कर पाए, वो आपको बता पाए। इतने जरड़ नहीं होना कि वो आप बात ही नहीं कर पाए आपसे। तो कोशिश करना कि आप भी दिल खोल के बात करो आपके घर वालों से, ताकि आपकी भी कुछ चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है, इसको ब्लाइंड स्पॉट फिनोमिनन बोलते हैं। मैं समझाऊं वो आप, एक ब्लाइंड स्पॉट फिनोमिनन होता है। मेरे जो सिर के पीछे की जगह है ना, हम ग्रुप में जब बैठे हैं तो सबको दिखती है, और आपके सिर के पीछे की जगह मेरे को दिखती है। जो मेरे आंखों का रेंज है वो देखो डबल हो जाता है अगर मैं अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो आपके घर में सेल्फ एक्सप्रेशन रखना, यानी आप दिल खोल के बात कर पाओ, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आपका मन हल्का रहेगा, और आपकी जो मुंह से स्मेल आती है वो अगर आपको कोई बता पाए तो आपका उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पट से पकड़ में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब? ओम यस। सर मुझे ये पूछना था, हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो पहले हम ब्रश करें या पहले ऑयल पुलिंग करें, या ऑयल पुलिंग करते ही ब्रश कर सकते हैं क्या? अब इसमें मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ऑयल पुलिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैंने मेरे पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं किया है कभी इन जनरल। लेकिन ऑयल पुलिंग से क्या होता है कि क्या होता है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा क्लियरिटी से। Yes, संगीता जी, हाँ, हाँ सर। वो ऑयल पुलिंग एक्चुअली आयुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, ओके। ये है ना एक तरीके का दांत को साफ करने का, ओरल कैविटी को साफ करने का अलग तरीका है जो पेशेंट्स में किया जाता है। आयुर्वेद में जब तेज बुखार हो तब ब्रश करने के लिए मना किया है। ब्रश यानी पहले के जमाने में ब्रश तो नहीं होता था, पर जो नीम की डंडी होती है या बबूल की, उससे ब्रश किया जाता था। तो जब कुछ कंडीशंस है जिसमें ब्रशिंग नहीं बोला है, तो उस समय ऑयल पुलिंग बोला है। तो ये दोनों अलग कंडीशंस है। ऑयल पुलिंग ज्यादा करके बीमारियों में किया जाता है, जब अल्सर्स होते हैं, मुंह में टेस्ट नहीं होती है, जबान बहुत लाल हो जाती है, ऐसे कंडीशंस में ऑयल पुलिंग का इम्पोर्टेंस बताया है। और इवन जब अपना कर्रा और ये खाने से ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस, मतलब मुंह खुलता नहीं है। 2 उंगलियां मुंह में अगर डालते हैं हम इस तरीके से, तो 3 उंगली जाना चाहिए, और वो नहीं अगर जा रही है, मुंह खुल नहीं पा रहा है, तो उस समय ऑयल पुलिंग करने के लिए कहा गया है। ये बहुत सिंपल सी टेस्ट होती है, 3 हाँ उंगलियां मुंह में जी, डाल के देख लीजिए, जिससे आप अपने आप ही घर पे ही पता कर सकते हैं कि आपको ओरल सबम्यूकोसिस है क्या, और उसमें ऑयल पुलिंग करना है। ठीक है, अब मैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, ये 3 देशों की बीमारी है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और ये ओरल प्री कैंसरस कंडीशन है। जो खर्रा खाते हैं उनको होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसका पहला लक्षण है मुंह में जलन निर्माण होना, और जो आपके तालू में पड़जीभ होती है ना, वो हॉकी शेप की हो जाती है, और उसमें आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो कंटिन्यूअस चबाने की हैबिट है, गुटखा, खर्रा, पान सुपारी, तमाकू, बस उसको छोड़ दो, तो अपने आप बॉडी रिकवर कर लेगी। मैं ऑयल पुलिंग को आध्यात्म से जोड़ता हूँ। देखो, कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक जो आप करते हैं ना, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, तो आपका मन केंद्रित हो जाता है। वैसे ही ऑयल पुलिंग जब आप करते हैं ना, तो ऑयल पूरे दांतों के बीच में से मुंह होता है, मुंह में मुंह होता है, उसका एक हल्का टेस्ट होता है, और वो सॉर्ट ऑफ ध्यान हो जाता है आपके लिए। उसके फिजिकल बेनिफिट्स तो भरपूर मिलेंगे, लेकिन साइंस के हिसाब से नॉर्मल ब्रशिंग आपकी हेल्थ भी खराब है। तो हल्की ब्रशिंग आप सॉफ्ट कीजिए, और आपकी सर्दी खांसी हुई है तो ब्रश को छोड़ दीजिए, 3 महीने बाद बदल लीजिए। तो ये बहुत बेसिक टेक्निक है साइंटिफिकली।
अब उसको आध्यात्मिक मीनिंग भी है, और आयुर्वेद में बहुत सारे, जैसे मैडम ने बताए, उसके फायदे होंगे है, और कुछ चीजें जुड़ती है, लेकिन कुछ चीजें आपको अवॉइड भी करना है। जैसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस प्री कैंसरस कंडीशन है, इसमें सबसे मेन चीज है कि वो जो कल्प्रिट है गुटखा खर्रा, उसको बंद करवाना है। तो बाकी सब चीजें बेनिफिट बॉडी अपने आप ठीक करती है, फटाफट फटाफट फटाफट। यस पवन जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? सर पानी पहले पिए ब्रश पहले करें? सबसे पहले आप पानी पी लीजिए 3 गिलास सवेरे उठते साथ, और उसके बाद ब्रश कर लिए, चलता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या पहले करके भी पानी पी लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन सर सबसे ये पहले जी, पानी का रेफरेंस कहाँ से है? 3 गिलास सुबह पीना है ऐसा? रेफरेंस नहीं बोलूंगा, मेरी खुद की हैबिट है ये, और जिससे अच्छा। मेरे को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो बोलते हैं ना, जैसे हाँ हाँ मैं करीबन 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उठते साथ 3 से हाँ। 4 गिलास पानी पी लेता हूँ। तो उसमें क्या अच्छा। होता है कि मेरा गट एकदम क्लीन रहता है, और ये एविडेंस बेस्ड है, मेरे खुद के शरीर में मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। और वो हर पेशेंट के हिसाब से, हर इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी कर सकता है, क्योंकि ऐसा क्लियर नहीं रहता, बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर रहती है कि ये ऐसा है ना ऐसा ही है, और कुछ चीजें ग्रे स्केल में होती है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। एक्चुअली पानी पीने का एक रेफरेंस होता है, आयुर्वेद में दिया है। ठीक है। जी जी सुबह उठ के अगर पानी पीना है तो जी सूर्योदय से 1 मुहूर्त पहले, मतलब आपको 5 बजे अगर उठ रहे हैं, जी 7 बजे 6 बजे है, तो सुबह उठ के पानी नहीं पीना है। बहुत ही प्यास लग रही है, बहुत बार क्या होता है, टूथपेस्ट की वजह से मुंह सूखा हो जाता है, तो आप 2 घूंट 4 घूंट पानी पी लीजिए, और उसको मत समझिए। ठीक है। इसको उषपान कहा जाता है, और वो भी 8 अंजलि पानी, मतलब अपने दोनों हाथ को मिला करके 1 अंजलि होता है, तो 8 अंजलि मतलब 1.5 गिलास से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो भी प्रातः काल, मतलब सूर्योदय के 1 डेढ़ घंटे पहले पीना है, वरना प्यास लगे तब तक सुबह उठ के पानी नहीं पीना। ये डॉक्टर साहब, आपका अभी मेटाबॉलिज्म अच्छा है, सब कुछ राइट है, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, बट हम लोगों ने देखा है कि सुबह उठ के जो पानी पी लेते हैं ज्यादा, उनको उस दिन का तो पेट साफ हो जाता है, पर अगले दिन कॉन्स्टिपेशन या फिर कंटिन्यूअस ऐसे ही करते रहने से एसिडिटी, वात की तकलीफें, जोड़ों का दर्द, सूजन आना, जुकाम होना कंटिन्यूअस, वो ये ऐसे तकलीफें दी गई है। और आयुर्वेद में ये भी बोला गया है कि अगर गलत तरीके से पानी पीते हैं तो कई बीमारियां हो जाती है, जिसके अंदर डायबिटीज भी एक आता है। तो जिनको सूट हो रहा है वो पी सकते हैं, पर 40-50 के उम्र के बाद में हमने ये चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम यंग होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमने थोड़ी बहुत गलतियां कर भी ली तो कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है, पर उसके बाद में हमको आइडियल लाइफस्टाइल शुरू करना चाहिए। ओके ठीक है? ओके मतलब जी ये कैसा थोड़ा आयुर्वेद का इनपुट है, इसलिए मैं दे रही हूँ सर। जी जी। अब मैं भी जैसे 40s में जा रहा हूँ, तो मेरे को भी एक अच्छी बात सीखने को मिली, तो मैं ये हाँ, अपना लूंगा बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओम कम आराम। पीजिए सर। ओम आराम। समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलेंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुमिता मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी, और हमारी बहुत ही एक अच्छी कार्यकर्ता है डॉक्टर सुमिता जी जोंगड़, नागपुर में रहती है, आयुर्वेद कॉलेज में जो आज प्रोफेसर, आयुर्वेद नागपुर आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर है। आपके मिस्टर भी प्रोफेसर है, दोनों आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और समाज में हर किसी प्रकार की सेवा जब भी जरूरत होती है, साधु साधुओं की देखभाल, हेल्थ से रिलेटेड सारी निशुल्क, तुरंत कभी भी कहीं भी उनको बुलाया जाए तुरंत पहुंचते हैं और उनकी सेवा में सेवा देते हैं। तो ऐसी एक हमारे साथ हम समाज सेविका और एक आयुर्वेद की डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम